Good morning, students. So it's our second video from chapter number 8 from part A Geography. Okay, fundamentals of physical geography. So in this video or section, we are going to read about the structure of the atmosphere. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर मीन्स एटमोसफियर को हमने जैसे हमारा घर, सपोज मान लीजिए आपका घर है तो वो अलग अलग कमरों में, किचन में, उनमें जो है डिवाइड होता है उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा रूम जो है किस काम में आ रहा, हॉल हो सकता है, गेस्ट रूम, स्टोर रूम, लाइक दैट. ओके, इन दैट मैनर इफ यू विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर मीन्स एटमोसफियर जिसको हम बोल रहे हैं कि ये जो है मैंने 400 किलोमीटर्स के अराउंड जो है मान लीजिए कि फैला हुआ है सपोज, तो उसका एक जो है क्लासिफिकेशन बताया गया है कि इसको पहले तो इसको जो है बेसिकली 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे निचली लेयर जिसको हम इंटरेक्ट करते हैं वो होती है ट्रोपोस्फियर. ठीक है, उसके ऊपर जो है जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं. ओके, इसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फियर होती है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो है मेजोस्फियर होती है, मेजोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर होती है, थर्मोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर और एक्सोस्फियर के आगे स्पेस होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब यहाँ पर पढ़ना क्या है, तो एक्चुअल में हमें रीड करना है कि इन अलग अलग लेयर्स में होता क्या है. समझ में आया आपको? जैसे हमने पढ़ा हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि घर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम होते हैं. भाई स्टोर रूम में स्टोर की जाएंगी चीज़ें, गेस्ट रूम में गेस्ट को मैनेज किया जाता है. लाइक दैट जो है ये जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको या इनकी जो एल्टीट्यूड, इनकी ऊंचाई जो है वो किलोमीटर में बताइए. ओके, जैसे 0 से 10 तक जो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, 10 नहीं है, अराउंड 50 है ये, फिर 50 to 80 तक जो है मेजोस्फियर है, ऐसे. तो ये आप इसको अच्छे से देख लेना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है. तो इन लेयर्स में होता क्या है, लेट्स रीड टू गेट द आंसर. नाउ हियर इज रिटन द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, कई सारे लेयर्स से बना हुआ. यस वी ऑल नो, वी हैव बीन सीन द डायग्राम ऑल्सो विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, यानी हवा की डेंसिटी और टेम्परेचर भी अलग अलग, तो कहीं ज़्यादा, किसी लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा गर्म, कहीं ठंडा, ऐसे. समझ में आया आपको? या यूँ भी बोल सकते हैं एयर प्रेशर कम या ज़्यादा, ऐसा भी बोल सकते हैं. और डेंसिटी भी कम या ज़्यादा, यानी हवा की प्रेजेंस जो है, प्रेजेंस ऑफ एयर भी कम या उसका वॉल्यूम जो है कम या ज़्यादा. ये अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर में या लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है. डेंसिटी इज़ हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी हवा की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, अर्थ के बिल्कुल पास में, यानी ग्राउंड पर जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हवा का कॉन्सेंट्रेशन है. अगर यहाँ से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपको इसकी डेंसिटी या इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण कम कम होता जाएगा, कम मिलता जाएगा. एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी जैसे वो मैंने आपको बता दिया, जैसे एल्टीट्यूड बढ़ाने, ऊंचाई बढ़ेगी तो एयर की डेंसिटी कम होती जाती है ना, उसकी प्रेजेंस या अवेलेबिलिटी कम होती जाती है. द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स, यानी एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन. किस बेसिस पर डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है? टेम्परेचर कंडीशंस की, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है. जहाँ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. तो जो लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर. उसके बाद जो सेकंड जो लेयर है वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें कि क्या होता है, वेदर फिनो नहीं होते हैं. स्ट्रेटोस्फियर में वेदर फिनोमिना नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्लाउड फॉर्मिंग कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जेट फ्लाइट्स ये सब उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह. ठीक है. और ट्रोपोस्फियर वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ वेदर फिनोमिना होते हैं, जहाँ पर जो है क्लाउड बनना, लाइटनिंग, ये सब होना, ये सब होता है. ओके. और फिर मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. नाउ रीड about the first layer of the atmosphere, which is the troposphere. Troposphere is the lowermost layer of the atmosphere, we all know. Its average height is 13 km and extends roughly to a height of 8 km near the poles and about 18 km at the equator. यानी ये इसका एवरेज हाइट कितना है ग्राउंड से? 13 किलोमीटर. बट अगर आप कहाँ पर हैं, पोल एरियाज में, यानी 90 डिग्री लेटीट्यूड्स पर हैं, नॉर्थ और साउथ में, तो वहाँ पर तो इसकी हाइट जो है कितनी हो सकती है? 18 किलोमीटर. बट जब हम ग्राउंड, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर जो है कितना है? 8 किलोमीटर. सॉरी, पोल एरियाज में 8 किलोमीटर है, एंड इक्वेटोरियल रीजन में यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड पर कितना है? 18 किलोमीटर. यानी इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा हाइट है. ठीक है, किसकी? ट्रोपोस्फियर की, एज कंपेयर टू द पोलर रीजन. पोलर रीजन में इसकी हाइट 8 किलोमीटर है. ओके. और एवरेज कितना हो गया पूरे ओवरऑल पूरी अर्थ पर? 13 किलोमीटर.
नाउ थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जो है ट्रोपोस्फियर की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। बिकॉज क्यों होता है ऐसा? हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। क्योंकि ऊपर की हाइट्स पर जो है ये हीट, जो ज़मीन पर जो हीट गर्मी होती है, जो सूरज की रोशनी से अर्थ ले लेती है, उसको जो है हवाएं जो है ऊपर की तरफ धकेल देती है। और हमें पता है जहाँ पर ऊपर धकेली दी जाएगी ये हीट, तो ऊपर जाके फिर एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर फैलेगी, एक्सपेंड होगी और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसका फंडा है। तो ऊंचे ग्रेट हाइट्स पर जो है ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है इक्वेटोरियल रीजन में कौन? ट्रोपोस्फियर। ओके, नाउ दिस लेयर कंटेन्स डस्ट। इसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं ट्रोपोस्फियर में, एंड वाटर वेपर और जल वाष्प भी होती है, यानी पानी की बूंदें, जल कण। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। जितने भी जलवायु से संबंधित या मौसम से संबंधित परिवर्तन होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। यानी प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी सभी जैविक गतिविधियों के लिए, मानो ह्यूमन के लिए, प्लांट के लिए, सबके लिए जो है यहाँ पर एनिमल के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है लेयर है, क्योंकि यहाँ पर ही सारे बायोलॉजी में लाइफ के फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी या जैविक प्रक्रियाएं कर सकते हैं। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज द ट्रोपोपॉज। यानी वो इलाका, वो क्षेत्र जो ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से अलग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, दैट इज नोन एज ट्रोपोपॉज। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री। देखिए क्या हो रहा है, ट्रोपोपॉज पे जो है कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है ट्रोपोस्फियर में ओवर द इक्वेटर, एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। यानी ट्रोपोपॉज वाले हाइट पर, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में तो -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और -45 होता है पोलर रीजन में। द टेम्परेचर हियर इज नियरली कॉन्स्टेंट। यहाँ पर लगभग तापमान एक जैसा रहता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज, और इसीलिए इसको जो है ट्रोपोपॉज बोला जाता है। द स्ट्रेटोस्फियर इज फाउंड अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है, आप डायग्राम देख लेना। एंड एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, और ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, हमने पढ़ा ना ट्रोपोस्फियर की हाइट पढ़ी हमने कि एवरेज जो है 13 किलोमीटर, कहीं पर 18, मैक्सिमम 18 है और मिनिमम जो है 8 है। तो जो है उसके बाद जो है 18 के बाद जो है नेक्स्ट 50 तक क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, जहाँ पर वेदर फिनोमिना नहीं होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है अभी। द स्ट्रेटोस्फियर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज and extends up to a height of 50 km. One important feature of the stratosphere is that it contains the ozone layer. Stratosphere में क्या है? ओजोन लेयर होती है, ये इसका फीचर है। ओके, दिस लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ। ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकते हैं और जीवन जो होता है पृथ्वी पर उसको शील्ड यानी रक्षा कवच प्रदान करती है। ओके, फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के तीव्र और नुकसानदायक स्वरूप से या रूप से। इसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फियर। ओके, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो। नाउ वी आर मूविंग टू रीड अबाउट मेसोस्फियर। ओके, सो द मेसोस्फियर लाइज अबव द एटमोस्फियर, सॉरी स्ट्रेटोस्फियर। मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है, विच एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, जो कि 50 किलोमीटर के बाद से 51 से लेकर जो है 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है ग्राउंड से पहले हम 50 किलोमीटर पहुँचेंगे, फिर वहाँ से मेसोस्फियर स्टार्ट होगा और 80 किलोमीटर तक चलेगा, यानी 30 किलोमीटर की इसकी जो है थिकनेस हम बोल सकते हैं, इसकी हाइट है। इन दिस लेयर, इस परत में क्या होता है? वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, एक बार फिर से तापमान गिरना शुरू हो जाता है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, एंड रीचेस अप टू -100 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हो जाता है, एंड द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान गिरते गिरते। ओके, द अपर लिमिट्स ऑफ द मेसोस्फीयर इज नोन एज द मेसोपॉज। मेसोस्फीयर की जो अपर लिमिट है, यानी कि ये मेसोस्फीयर है पूरा, ठीक है, तो इसकी जो अपर लिमिट है ये, इसको इट इज़ नोन एज
मेसोपोज। तो यहाँ पर होता क्या है, ओके, इट कंटेन्स द आइनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 and 400 किलोमीटर एबोव द मेसोस्फीयर। यानी आइनोस्फीयर जो होता है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन 80 किलोमीटर से लेकर तो 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, ओके, एबोव द मेसोपोज, मैंने मेसोपोज के ऊपर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इसमें होते हैं नोन एज आयंस, इनको आयन कहा जाता है, विद्युत आवेशित कण होते हैं इन हिंदी, एंड हेंस इट इज नोन एज आइनोस्फीयर, इसीलिए इसको आइनोस्फीयर बोलते हैं, आयन वाला स्फीयर इन हिंदी। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यानी यहाँ से जितने भी सिग्नल हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं, चाहे जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट चलाते हो या टेली कम्युनिकेशन करते हो, टीवी वॉच करते हो, रेडियो या और भी कोई सैटेलाइट से रिलेटेड, तो वो सारे सिग्नल इस आइनोस्फीयर से ही वापस पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं, और इसकी वजह से ही कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल है अर्थ पर। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। टेम्परेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट, यानी आइनोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती टेम्परेचर बढ़ता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर अबव द थर्मोस्फीयर, ओके, और जो सबसे ऊपर की जो लेयर है एटमोस्फीयर में वो थर्मोस्फीयर के बाद आती है, ओके, और उसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज एक्सोस्फीयर। यू मे सी इट हियर, दिस वन इज। नाउ यू मे सी थर्मोस्फीयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को एक्सोस्फीयर भी बोलता है, यानी एग्जिट होने वाली स्फीयर, जहाँ से हम बाहर निकल जाते, वायुमंडल खत्म ही हो जाता है, फिर क्या हम स्पेस में पहुंच जाते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ, बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। ये सबसे ऊंची परत है वायुमंडल की, एटमोस्फीयर की, बट इसके बारे में बहुत कम नॉलेज हमारे पास है। वाट एवर कंटेंट्स आर देयर, जो भी नॉलेज हमारे पास है, दीज आर एक्सट्रीमली रेयर फाइड इन दिस लेयर एंड इट ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस। तो ये जो है धीरे धीरे क्या करती है, एक्सोस्फीयर क्या करती है, स्पेस में मिल जाती है। ऑल्सो यद्यपि ऑल लेयर्स ऑफ द एटमोस्फीयर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस, यानी एटमोस्फीयर की लगभग सभी परतों का हमारे ऊपर असर पड़ता है। जियोग्राफर्स यानी भूगोल वेत्ताओं ने या भूगोल शास्त्रियों ने, उन्होंने क्या बताया है, दे आर कंसर्न विद द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द एटमोस्फीयर, यानी वो एटमोस्फीयर की पहली 2 लेयर्स की ही स्टडी करते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, देखिए एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट तो बहुत सारे होते हैं, टेम्परेचर होता है ना, प्रेशर होता है, विंड्स होती है, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। दिस एलिमेंट्स हैव बीन डील्ड इन डिटेल इन चैप्टर 9, 10 और 11 में इनके बारे में डिटेल में बताया है। सो वी विल डिस्कस एट देयर, ओके। ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये कंटेंट क्यों दिया अगर नहीं डिस्कस करना था तो, बिकॉज ये एयर के ही पार्ट हैं, ये एयर को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन, ये सब एटमॉस्फेयर में होते हैं। समझ में आया, ये वो फैक्टर्स है जो एटमॉस्फेयर को जो है अफेक्ट करते हैं, और एटमॉस्फेयर अगर अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वेदर और क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस होता है। ये सीजनल चेंजेस हम बोलते हैं ना, ये सब इसमें इनका कंट्रीब्यूशन होता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ आपको डाउट है तो वहाँ आप डबल से रीड करें, रिवाइंड करें, वीडियो को पॉज करके देखें, आ जाएगा आपको समझ में। थैंक यू।